हाय एवरीवन। तो कैसे चल रही पढ़ाई यार? आज अपन 11th का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना, काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर होने वाला है। अपन ने बेसिक मैथ्स वाली पूरा जो कंपोनेंट होता है, एक तरीके से पूरा पोर्शन बेसिक मैथ्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि हमने पोलर कोऑर्डिनेट को भी डिटेल में पढ़ा है, जो कि ज़्यादा नीट वगैरह के लिए रिलेवेंट नहीं होता, प्रॉपर एडवांस लेवल के लिए वो रिक्वायरमेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं और आज हम काइनेमेटिक्स अपना जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार मतलब ठीक है, इस टॉपिक से अगर तुम्हें कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई के लिए ज़्यादा रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। बेसिक मैथ्स की चीज़ें क्योंकि यहाँ पे बहुत काम आएंगी, तो तुम्हें ये स्टार्ट करने से पहले एक बार उन्हें देख लेना है ना। और कोर्सेज पूरे के पूरे फ्री रहेंगे, तुम्हें कोई कभी ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि तुम्हें कोई मनी पे करनी पड़ेगी। ऑल दी कोर्सेज विल बी फ्री। और साथ में ही कोर्स के साथ साथ में तुम्हारे डाउट का डिस्कशन भी फ्री है। 24/7 डाउट्स चलते रहते हैं, बच्चे आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। मैं भी जैसे मुझे समय मिलता है मैं डाउट्स का आंसर कर देता हूँ। और 10:30 PM पे तो मैं लाइव ही आता हूँ, है ना, डिस्कशन करने के लिए डाउट्स का। माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप है, या तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, या फिर तुम अगर डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैं उसकी लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? उसके अलावा तुम प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी भी तरीके का कोई डाउट आ रहा हो तो तुम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। 769 68 36922, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चीज़ें अच्छी लग रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे तुम्हें क्लासेस की सारी अपडेट्स और नोट्स वगैरह सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पे मिलती हैं। ठीक है? और अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करें ये कोर्स। हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। काफ़ी दिनों से इंतजार था कोर फिजिक्स स्टार्ट होने का। अभी तक तो हम जो पढ़ रहे थे वो चीज़ें थी जो हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए काम में आनी जरूरी है। हालांकि वो तुम मैथ्स में पढ़ोगे, लेकिन कुछ समय ले बाद में पढ़ोगे, उसमें समय लगता है, इसलिए हम पहले उसको पढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। हम बेसिक मैथ्स में वो चीज़ें पढ़ते हैं मैथ्स की जो फिजिक्स में हमें स्पेशली काम में आएंगी। ठीक है? तो हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह सब सीखा है, तो वो चीज़ें हमारे यहाँ पे काम में आने वाली हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं काइनेमेटिक्स को, है ना। पहला टॉपिक हमारा काइनेमेटिक्स का। तो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स हम पढ़ाएंगे स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। हिंदी में गतिकी बोलते हैं, कि गति किस तरीके से, मोशन किस तरीके से हो रहा है। और पूरे चैप्टर में अगर मैं तुम्हें कंसाइज करके बताऊं तो पूरे के पूरे चैप्टर में, और जिसमें ये टॉपिक क्योंकि बहुत स्टार्टिंग का होता है और बहुत अलग अलग टाइप के कंसेप्ट होते हैं, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन अलग अलग पढ़ते हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के मोशंस पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक भी होता है बच्चों के लिए, और पहली बारी में हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो वो थोड़े कन्फ्यूज से रहते हैं। बट मैं एक कंसाइज चीज़ें तो बताना चाहता हूँ कि हम पूरे चैप्टर में चाहे जो मर्जी कर लें, हम इन 6 चीज़ों से बाहर नहीं जा रहे होंगे। या तो हम डिस्टेंस काउंट कर रहे होंगे, या हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे होंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। ये 6 पैरामीटर्स हैं पूरे के पूरे मोशन के। मोशन इन सब मोशन पूरा का पूरा इन 6 पैरामीटर से डिफाइंड होता है। इनके अलावा कोई और चीज़ हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। हम अलग अलग नाम दे देंगे डिस्टेंस को, कभी रेंज का नाम दे देंगे, कभी हाइट का नाम दे देंगे, कभी लेंथ का नाम दे देंगे, डिस्प्लेसमेंट को कभी कुछ नाम दे देंगे। बट हम कैलकुलेट यही चीज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले बात अपने दिमाग में बिठा लो कि बहुत कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होगा, है ना। हम प्रॉपर एडवांस लेवल तक की चीज़ें करेंगे, लेकिन तुम्हें एक भी चीज़ में डिफिकल्टी फील नहीं होगी। इस लेवल से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इन 6 के अलावा हम कोई और चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं, कोई होती नहीं है। मोशन में यही तो चीज़ें होती हैं कि कितनी स्पीड से चल रहा है, किधर चल रहा है, तो वेलोसिटी आ गई, किस स्पीड से उसका जो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट क्या है, वो एक्सेलरेशन हो गया, कितने टाइम में कहाँ गया वो टाइम हो गया, कितने डिस्टेंस चला और कहाँ पे पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। बस इन्हीं 6 पैरामीटर्स के अराउंड पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स होती है। तो तुम्हें बस यही इनको इनको फंडामेंटली अपना बेस्ट बनाना है कि इन चीज़ की डेफिनेशंस क्या हैं, और मैं जो जो नई नई चीज़ें बता रही हूँ उनको बेसिक फंडामेंटली कि वो डिफाइन किस तरीके से, हर एक चीज़ जो फिजिक्स में। फिजिक्स की देखो खासियत है कि फिजिक्स थोड़ा सा ही होता है ना। पूरा जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आधे से ज़्यादा तो मैथ्स कर रहे होंगे, इसलिए बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाता है। फिजिक्स तो खत्म हो जाता है कि जैसे वेलोसिटी डिफाइन कर दी तुमने कि वेलोसिटी क्या होता है। अब किसी क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, वेलोसिटी डिफाइन हो चुकी है। समझ में आएगी बात? तो ज़्यादा डरना नहीं है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इस इन 6 क्वांटिटीज़ के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। बार बार यही चीज़ें आती रहेंगी घूम फिर के, और तुम्हें उन्हीं में बस यही यही चीज़ कैच करनी है कि बार बार यही चीज़ें घूम के आ रही हैं। तो मुझे आइडेंटिफाई कैसे करना है कि बार बार मुझे इन्हीं चीज़ों को आपस में कैसे रिलेट करना है। समझ में आ गई ये बात? तो ये 6 पैरामीटर्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे पूरे चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। हम मोशन और रेस्ट को कैसे डिफाइन करें? कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है, मोशन या फिर रेस्ट कैसे डिफाइंड होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का
अगर पोजीशन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर पोजीशन नहीं चल रहा है, अगर किसी भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। लेकिन पोजीशन चेंज होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि देख कौन रहा है। समझ में आ गई क्या बात? इस चीज़ को मैं पहले समझाऊंगा डिटेल में, पहले तो मेरी बातें सुनो, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि कोई चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कोई तो बताएगा हमें। कोई तो देखने वाला होगा, या तो हम देखने वाले होंगे तो हम ऑब्जर्वर हैं, कोई और देख के बता रहा होगा। तो कोई देखेगा तभी तो मोशन या रेस्ट की कहानी शुरू होगी। बिना देखे तो कुछ ऐसे बोल नहीं सकते कि हम बिना किसी की चीज़ के बारे में पता करें हम बोल देंगे वो चलेगी कि वो रुकेगी। हमने उसके बारे में पता ही नहीं करा, कोई बताने वाला ही नहीं है, तो नहीं बता सकते ना। तो कोई भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना चल रहा है, कहाँ जा रहा है, वो कोई तो देख के बताएगा। और वो जो देखने वाला है या जो उसकी इन्फॉर्मेशन बताने वाला है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, या फिर हम बोले वो ऑब्जर्वर होता है। समझ में आएगी बात? जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि जैसे ये इंसान है, ये किसी के बारे में बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया। ये क्या बन गया? ये ऑब्जर्वर हो गया। या फिर बोले इसको एक फ्रेम बना देंगे और फ्रेम के ये ओरिजिन पे रहेगा। ऑब्जर्वर हमेशा ये बताएगा कि खुद को फ्रेम में या खुद को रेस्ट में मान करके, खुद को ओरिजिन पे मान करके बताएगा कि बाकी चीज़ें कहाँ पे हैं। ठीक है? कैसे? इस चीज़ का मतलब क्या है कि मान लो एक ये इंसान है, इसको हम ऑब्जर्वर बनाते हैं, या फिर ये इसको बोल देते हैं ये ए है, और इधर एक इंसान है वो बोल देंगे ये बी है, और एक इधर इंसान है ये बोल देंगे हम सी है। बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे अपनी पकड़ बनानी है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों को, उसका मोशन की और स्टैटिक और मोशन की थ्योरी डेवलप करने में कि किस चीज़ तरीके से कैसे कैसे चीज़ें डिफाइंड हैं। अगर हम ए से पूछें कि भाई बी किधर है, तो ए क्या बताएगा? ए इधर की तरफ एरो करेगा कि ये तो राइट में है ना, यही बोलेगा कि ए तो राइट में है, और वो गलत भी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन वही सेम चीज़ सी से पूछी जाए कि बी किधर है, तो वो बोलेगा कि वो तो ऊपर की तरफ है, लेफ्ट राइट में तो कुछ नहीं है, बी तो ऊपर की तरफ है। अब हमने कॉल करके पूछा, मान लो हम यहाँ पे नहीं हैं, ये किसी दूसरी जगह पे हैं। समझ में आई बात? ये तीनों किसी दूसरी जगह पे हैं, हम यहाँ से फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, फ़ोन है हमारे पास में, फ़ोन पे बातें कर रहे हैं। पहले हमने फ़ोन मिलाया ए को कि चलो ए से पूछते हैं कि बी किधर है। वो बोलेगा कि यार ये मेरे राइट साइड में है, ठीक है, बी अपने राइट साइड में। ठीक है, उसने बोलिया कि यार चलो ठीक है, जहाँ पे ए है मुझे पता है ए का घर कहाँ पे है, मैं ए से मिला हुआ हूँ। अब वो बता रहा है राइट में है, तो ठीक है उसके राइट में चला जाऊँगा मैं। समझ में आ गई बात? फिर ये बोला कि चलो सी से पूछता हूँ। इसने सी को कॉल लगाया, सी बोलेगा कि अरे ये कहाँ बता रहा है राइट में? राइट में थोड़ी है, वो तो ऊपर की तरफ है ना, वो तो ऊपर की तरफ रहता है, वो तो ऊपर वाली फ्लोर पे रहता है, वो लेफ्ट राइट में नहीं रहता भाई। तो बोलेगा कि यार ये चक्कर क्या है, दो अलग अलग इंसान दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक इंसान के बारे में। मैं पूछ बी के बारे में रहा हूँ, ये अलग बता रहा है, ये अलग बता रहा है, और जिद और रहे हैं कि मैं सही हूँ मैं सही हूँ। ये बोलेगा कि नहीं ये तो ऊपर की तरफ, ये बोलेगा अरे नहीं राइट में है। अब ये समस्या क्यों आ रही है? ये समस्या ये आ रही है कि हम ए से पूछ रहे हैं तो वो ए अपने हिसाब से बातें कर रहा है, वो हमें ये नहीं बता रहा कि तुम यहाँ से देखोगे तो तुम्हें उधर वो दिखेगा। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम चीज़ों को चल रहा है कि नहीं चल रहा वो देखते हैं हमारे आसपास की बिल्डिंग्स को देख करके। हम रोड को देखते हैं कि रोड तो वहीं का वहीं है, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी चली होगी ना, ये बिल्डिंग वहीं के वहीं है, हम बिल्डिंग से आगे आ गए तो हम चल के आए होंगे। लेकिन ऑब्जर्वर जो फिजिक्स में होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा, उसके पास में आसपास कोई बिल्डिंग्स कोई रोड्स कोई पेड़ नहीं होंगे उसको देख के बताने के लिए। ये ऑब्जर्वर को सिंपल दिखेगा, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं है, वो किसी के कोई उसके पास में जो हम लैंडमार्क बताते हैं ना कि एड्रेस बताते समय लैंडमार्क क्या है, कि उस बिल्डिंग के पास में या फिर उस पेड़ के पास में उस मंदिर के पास में, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, वो सब कुछ क्लीन होगा, कुछ नहीं है। अगर ए बी को देख रहा है तो ए सिर्फ बी को देखेगा, उसको सी डी ई से कुछ मतलब नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? ये ऑब्जर्वर का काम होगा। तो ऑब्जर्वर सिर्फ ये बताएगा कि बी राइट में है, और सी ये बताएगा कि ऊपर की तरफ है। जब सी से पूछूंगा बी के बारे में तो सी सिर्फ बी को देखेगा, उसको नहीं पता ए बी किधर है, कौन किधर से मुझे पूछ रहा है। वो ये बताएगा कि मैं तो इधर देख रहा हूँ तो मुझे बी दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ऊपर की तरफ है। और ए बोलेगा कि मैं तो राइट में देखने पर बी आ रहा है तो वो राइट में है। यानी कि ए ने क्या किया? ए ने किया कि अपना एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया, अपना एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया, उसने बोला कि ये एक्स ये वाई और ये जेड है। तो ए के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ए अकॉर्डिंग टू ए अकॉर्डिंग टू ए बी इज अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ गई बात? अकॉर्डिंग टू ए बी इज अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर मैं पूछूं सी से, तो सी बोलेगा कि सी ऊपर की तरफ है,
इसने क्या किया, इसने अपना एक फ्रेम बना लिया, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस। हो सकता था कि ये इधर एक्स बोल दे, ये अपनी मर्जी है इसकी, बट मान लो अगर वो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी हम सेम रख लें तो भी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड बनेगा इधर। तो ये बनाएगा कि बी इज अलोंग अकॉर्डिंग टू बी, अकॉर्डिंग टू सी, बी इज अलोंग वाई एक्सिस। समझ में आई बात? ये बोलेगा वाई एक्सिस के अलोंग है, वो बोल रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग है। अकॉर्डिंग टू ए, बी इज अलोंग एक्स एक्सिस। इसके हिसाब से उसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट अलग होंगे, इसके हिसाब से उसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट अलग होंगे। अगर ये इधर चल रहा है तो वो बोलेगा कि ये राइट में था और राइट में दूर की तरफ जा रहा है, और ये बोलेगा कि ऊपर है लेकिन ये राइट में जा रहा है। समझ में आई क्या बात? दोनों के बताने का तरीका अलग होगा। समझ में आ गई क्या बात? दोनों के बताने का तरीका अलग होगा। अब जो ऑब्जर्वर होगा, जो हमें बताएगा रेस्ट है कि मोशन है, ऑब्जर्वर कौन होगा? ऑब्जर्वर विल कंसीडर हिमसेल्फ, ऑब्जर्वर या फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर, फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर, हिमसेल्फ और हर सेल्फ जो भी होगा भाई, है ना, हिमसेल्फ और इटसेल्फ जो बोल दें, है ना, फ्रेम इटसेल्फ विल कंसीडर इटसेल्फ एट रेस्ट एंड एट origin ऑफ इट्स ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम। समझ में आ गई बात? वो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने साथ लेके चलेगा और बोलेगा कि मैं रेस्ट में हूँ और मैं अपने ओरिजिन पे हूँ। ये बोलेगा कितनी दूर है, इससे पूछा जाए कि ये कितनी दूर है तो ये डिस्टेंस बताएगा ये कि ये मेरे से, मान लो ये 2 मीटर है तो बोलेगा मेरे से 2 मीटर राइट में है। इससे पूछा जाए कितना है, ये बोलेगा 1 मीटर ऊपर की तरफ है। तो कोऑर्डिनेट भी अपने अपने हिसाब से बताएंगे, खुद को रेस्ट में रखे। तुमसे कोई पूछे, तुम जहाँ भी कमरे में बैठे हो, तुमसे पूछे कि टेबल किधर है, लैपटॉप किधर है तुम्हारा, मोबाइल किधर है, तुम बोलोगे मेरे सामने है। समझ में आ गई क्या बात? लेकिन कोई तुम्हारे सामने कोई बैठा हो, वो अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारी तरफ इशारा करेगा कि देखो वो रहा मोबाइल, तुम्हारा इशारा अलग होगा, उसका इशारा अलग होगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है। तो हर एक इंसान अपने अकॉर्डिंग चीज़ों की लोकेशन बता रहा है कि देखो वो रही। तुम अपने भाई बहन से कोई भी एक ऑब्जेक्ट की तरफ पूछो कि तुम्हारी तरफ से देखोगे तो तुम एरो अलग तरफ, उंगली अलग तरफ पॉइंट करोगे, तुम अपना भाई बहन या फिर कोई भी रूम में बैठा हुआ है तुम्हारे साथ में, उससे पूछोगे कि वो चीज़ किधर है, तो वो अपनी लोकेशन के हिसाब से एरो करेगा कि देखो वो रही। तो वो क्या कर रहा है, वो इंसान वो कर रहा है कि वो खुद को ओरिजिन पे मान करके बता रहा है ना कि देखो वो रही एरो। वो तुम्हारी तरफ आ करके या फिर तुम्हारी तरफ हाथ घुमा करके ऐसे तिरछी उंगली नहीं करेगा कि वो रहे। तो सबकॉन्शियसली हमें ये चीज़ें हम अपने आप करते हैं कि हम अपने आप को ओरिजिन पे मान करके और चीज़ों की लोकेशन बताते हैं कि वो रही। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ने पर, हम ह्यूमन माइंड्स हैं, हमें ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे के हिसाब से बता देते हैं, है ना। हम यहाँ पे बैठे, हमारे राइट में एक दोस्त है और उससे राइट में एक और दोस्त है। मेरे बीच वाले दोस्त को मैं तो राइट में बताऊंगा, मेरा दोस्त अपने लेफ्ट में बताएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 3 दोस्त बैठे हुए हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, कि कौन किस तरीके से बताएगा। ये मान लो ए है और ये बी है और ये सी है ना। ए से पूछा जाए बी को तो ये राइट में बताएगा, सी से पूछा जाए बी के बारे में, ये लेफ्ट में बताएगा। लेकिन सी से पूछा जाए कि यार मैं किधर देखूं, सी, ए जो है वो सी को पूछे कि यार मुझे बी को देखना है तो मैं किधर देखूं, तो सी के पास दिमाग है, वो ये बता सकता है कि तुम अपने राइट में देखो। वो ये नहीं बोलेगा कि तू लेफ्ट में देख, कि सी बोलेगा कि मेरे लेफ्ट में बी है तू लेफ्ट में देख, वो ये नहीं बोलेगा। उसके पास दिमाग है, वो बोलेगा कि देखो मेरे तरफ लेफ्ट में है लेकिन ये यहाँ पे बैठा हुआ तो इसके राइट में होगा। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ऑब्जर्वर अपना इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। ऑब्जर्वर के हिसाब से वो खुद को रेस्ट मानेगा। जब सी से पूछा जाएगा कि बी किधर है तो लेफ्ट में बताएगा, वो ये नहीं बताएगा कि सी को पूछा जाए कि ए किधर है तो वो ए के हिसाब से बताएगा कि इधर की तरफ होगा। समझ में आ गई क्या बात? हाँ, सी से पूछा जाएगा कि ए को बताओ कि बी किधर है तो वो बताएगा इधर की तरफ। लेकिन जब सी से पूछा जाएगा तो सी ये नहीं देखेगा कि ए को किधर बताना है मुझे, वो सिर्फ खुद के हिसाब से बताएगा कि लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही है। समझ में आ गई क्या बात? उससे पूछा जाए स्पेशली कि सी को से पूछो कि ए के किधर है अभी, तब वो फिर बता देगा कि हाँ इतना दिमाग है उसके पास में। लेकिन जब सिर्फ सी की बातें चल रही होंगी तो सिर्फ सी अपने हिसाब से बताएगा। जब तक उससे बोला ना जाए वो किसी और के हिसाब से नहीं बताएगा। समझ में आ गई क्या बात? तो वो हमेशा लेफ्ट में बताएगा, ए से पूछा जाएगा तो वो बी को हमेशा राइट में बताएगा। समझ में आ गई क्या बात? बी जो है वो राइट में है, इसके हिसाब से बी लेफ्ट में है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है ना। इसने खुद को ओरिजिन पे मान करके लेफ्ट बताया, इसने खुद को ओरिजिन पे मान के लेफ्ट में बताया, राइट में बताया।
समझ में आ गई क्या बात? तो ये ऑब्जर्वर की कहानी है। ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में मानेगा और खुद को ओरिजिन पे मानेगा, और ओरिजिन के हिसाब से नई जितने जिस भी पॉइंट के बारे में पूछोगे उसके कोऑर्डिनेट्स वो डिफाइन कर देगा कि इतनी दूरी पे इधर की तरफ है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट में कंसिडर करेगा और ओरिजिन पे कंसिडर करेगा। समझ में आ गई बात? तो अगर हम रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन को गो थ्रू करें कि इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, है ना, ये पोजीशन बताई इसने, ए से पूछा बी यहीं पे है, नहीं जा रहा कहीं पे, हमेशा जितनी 2 मीटर राइट पे था 2 मीटर राइट पे ही है, नहीं जा रहा कहीं, तो रेस्ट में है। लेकिन अगर बोल रहा है कि 2 मीटर राइट में था, ऊपर नीचे हुआ, लेफ्ट राइट हुआ, तो अब ये जो डिस्टेंस है इसके हिसाब से पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, तो बोलेगा कि अब चल रहा है। समझ में आई क्या बात? अगर एक हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट बदलेंगे तभी तो बोलेगा ना कि कोऑर्डिनेट देखो डिस्टेंस बदल गया, तो बढ़ गई या कम हो गई, या फिर इधर की तरफ चला गया इधर, तो उसके हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, तभी वो बता पाएगा कि वो चल रहा है। समझ में आ गई क्या बात? और एक सी के बारे में पूछा जाए तो सी के कोऑर्डिनेट अगर इसके हिसाब से बोलेगा सी इधर है, अगर सी लेफ्ट राइट कहीं जाएगा तो उसके कोऑर्डिनेट बदलेंगे तो बोलेगा कि सी भी चल रहा है। सी से बी के बारे में पूछा जाए तो अगर ये डिस्टेंस सेम ही है और इसी तरफ है तो नहीं चल रहा, लेकिन अगर ये लेफ्ट राइट हुआ, आगे पीछे डिस्टेंस बदली, तो बोल देगा कि हाँ चला है। तो रेस्ट और मोशन किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, अगर पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम, ए के हिसाब से अगर कोई पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में होगा, और अगर ए के हिसाब से बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ए के हिसाब से बी नहीं चल रहा है, हो सकता है किसी और के हिसाब से चल रहा हो। समझ में आ गई क्या बात? और इफ पोजीशन डज नॉट चेंज इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। समझ में आ गई क्या बात? ये इसकी रेस्ट एंड मोशन की कहानी है, ऑब्जर्वर की कहानी है। तो अगर हम बात करें मोटा माटी, अगर हम इसको लिखना चाहें इसके बारे में, तो हम बोलेंगे ठीक है, हम इसके बारे में बोलेंगे टू डिफाइन द पोजीशन और लोकेशन वी ऑलवेज नीड ए रेफरेंस फ्रेम। हमें रेफरेंस फ्रेम की जरूरत पड़ेगी कि भाई किससे पूछें, कोई तो बताएगा ना, या तो हम खुद ऑब्जर्वर बनेंगे, खुद रेफरेंस फ्रेम बनेंगे, या किसी और से पूछेंगे। दूसरी बात, एज वी डिफाइन पोजीशन और लोकेशन अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और फिर हम बोले एक्स वाई जेड सिस्टम से हम वो डिफाइन कर रहे हैं, देन ऑब्जर्वर विल कंसिडर itself एट ओरिजिन एंड एट रेस्ट। खुद को रेस्ट में समझेगा, चाहे वो चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, उसको नहीं पता, वो पाँव से नहीं चलेगा हमारी तरह, ऐसे कि वो भाई पाँव से चल रहा है तो उसको पता है कि मैं ही चल रहा हूँ, उसमें वो इतना नहीं सोचेगा। वो सिर्फ देखेगा कि मैं तो अपने ओरिजिन पे हूँ और मैं रेस्ट में ही हूँ, मेरे हिसाब से अगर किसी से दूरी कम ज़्यादा हो रही है तो मेरे हिसाब से वो चीज़ें चल रही हैं, अदरवाइज नहीं चल रही। बट मजे की बात यह कि अभी हमें उस सब में नहीं पढ़ना, अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। इनिशियली वी विल ओनली टॉक अबाउट ग्राउंड फ्रेम। इनिशियली वी विल ओनली टॉक अबाउट ग्राउंड फ्रेम यानी कि अर्थ के ऊपर हमें पता है कि जो चीज़ें स्टेशनरी हैं वो हैं, जैसे बिल्डिंग्स स्टेशनरी हैं अपनी अपनी जगह पे, रोड वहीं के वहीं है, पेड़ वहीं के वहीं हैं, वो चल के नहीं जाते कहीं पे। हालांकि अगर मैं अर्थ को बाहर से देखूंगा, आउटसाइड से, तुम यहाँ पे हो अर्थ पे, तो तुम भी अर्थ के एक्सिस के अबाउट ऐसे चक्कर लगा रहे हो, तो तुम्हें भी कोई बाहर से देखेगा स्पेस से, तो वो बोलेगा कि हाँ ये मोशन हो रहा है, अर्थ घूम रही है, तो ये भी अपने सर्कल में घूम रहा है, तुम्हें बताएगा। हर एक चीज़ अपने सर्कल में घूम रही है, सरफेस पे जो भी चीज़ें हैं वो सरफेस पे घूम रही हैं, लेकिन वो बाहर से देखने पर दिखेगा। आउटसाइड ऑब्जर्वर जो भी होगा वो देख के बता देगा कि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेटिंग, एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो रोटेटिंग। लेकिन हम जब अर्थ में हैं तो हमें तो अर्थ घूमते हुए नहीं दिख रही है ना, तो हम उस हिसाब से बातें करेंगे कि अब हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना, ऑन अर्थ के ऊपर अगर हम बातें करें, या फिर ऑन अर्थ या फिर ग्राउंड, हम अर्थ पे या ग्राउंड पे हैं ऐसे,
तो हमारे हिसाब से बिल्डिंग रेस्ट में ही है, जो जहाँ पे है। हमें ऐसे अगर देखें तो हमारे हिसाब से कोई बिल्डिंग यहाँ पे है तो वो यहीं पे है, कोई पेड़ यहाँ पे है तो वो यहीं पे है, हम यहाँ पे हैं तो हम यहीं पे हैं। हमारे हिसाब से वो रेस्ट में होंगी। ऑल द थिंग्स, all buildings, all stationary things are at rest with respect to each other. All fixed things are stationary or at rest with respect to each other, और फिर बोले ग्राउंड। ग्राउंड के हिसाब से ये चीज़ें रेस्ट में हैं, और अगर हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो हम भी ग्राउंड के हिसाब से रेस्ट में ही हैं, और हम ग्राउंड फ्रेम ही बन जाएंगे। फिर हम अगर किसी और चीज़ को चलते हुए देखेंगे तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ वो चीज़ चल रही है। समझ में आई क्या बात? अगर पेड़ पे बैठ जाओ तुम और इस बिल्डिंग को देखो तो ये बिल्डिंग हमेशा ऐसे ही दिखेगी तुम्हें, ये चलती हुई नहीं दिखेगी तुम्हें, है ना? क्योंकि तुम्हारे बीच के सेपरेशन ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, ना तो अर्थ एक्सपेंड कर रही ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। वो सेपरेशन हमेशा आएगा, ऐसा कैसा रहेगा? तो वो सेपरेशन जब चेंज ही नहीं हो रहा तो मोशन दिखेगा क्यों? समझ में? बिल्डिंग पे बैठ के पेड़ को देखोगे तो वो भी वहीं का वहीं दिखेगा हमेशा की हमेशा। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से, तो अब हम ग्राउंड पे अगर खड़े हुए हैं सिर्फ, तो ग्राउंड चाहे चले, उसके साथ साथ हम भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, लेकिन सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो हर समय सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहे हैं, तो आपस का कोई रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो रिलेटिवली एक दूसरे को हम एक दूसरे पे क्या दिखते हैं? रेस्ट में दिखते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अगर मैं अर्थ के अबाउट ऐसे घूम रहा हूँ तो सभी सेम स्पीड से ही चल रहे हैं, तो रिलेटिव सेपरेशन ये एल है, ये L1 है, ये L2 है, तो वैसा का वैसा ही है, ये चेंज नहीं हो रहा। सभी की जो अर्थ के सरफेस पे अगर चल रहे हैं तो बाहर से देखने पर जो स्पीड दिखेगी वो सभी की सेम ही होगी, इसलिए वो वैसे की वैसे दिख रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात? अच्छा, तो अब हम ग्राउंड फ्रेम से बातें करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें सब कुछ जो स्टेशनरी चीज़ें हैं, जो फिक्स चीज़ें वैसे ही स्टेशनरी दिखेंगी, जो चलता हुआ देखेगा हम उसकी बातें करेंगे। ठीक है। अब मोशन इन रिलेटिव टर्म, अगर हम बात करें कि मोशन इज रिलेटिव टर्म, इसको अगर और डिटेल में समझें तो जैसे मान लो एक इंसान खड़ा हुआ है, गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं, ए बी और सी। ए आगे की सीट पे, बी पीछे की सीट पे, सी पीछे की सीट पे, पीछे खाली जगह पे, और डी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। अब ये डी से पूछें ए बी सी के बारे में, विद रिस्पेक्ट टू डी अगर मैं बात करूं तो देखो, डी अगर बोलेगा कि पहले मेरे से ये इस सेपरेशन पे है, और जब गाड़ी आगे मूव कर जाएगी, तो बोलेगा कि अब सेपरेशन चेंज हो गया है। समझ में आ गई बात? गाड़ी अगर आगे मूव कर जाएगी तो बोलेगा कि अब सेपरेशन चेंज हो चुका है, मान लो यहाँ पे पहुँच गया। समझ में आई बात? तो जब ये आगे गया, ये मूव कर रहा है आगे, तो डी से अगर पूछा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी, अगर मैं बोलूँ ए बी एंड सी ऑल आर मूविंग, सी डी से पूछा जाएगा तो बोलेगा यार पहले मेरे से सिर्फ इतनी दूरी पे थे, अब इतनी दूरी पे चले गए, मतलब वो चल रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, चल रहे होंगे। लेकिन अगर मैं पूछूं किससे, अगर मैं पूछूं विद रिस्पेक्ट टू जिसके बारे में लिख दूं, मतलब उससे पूछा जा रहा है, वो ऑब्जर्वर है, विद रिस्पेक्ट टू सी लिख दूं, सी से पूछा जाएगा तो देखो ये बोलेगा ये आसपास कुछ नहीं दिखेगा, गाड़ी है कि क्या है, उसको तो सिर्फ एक दूसरे के बीच की डिस्टेंसेस दिखेंगी और ओरिएंटेशन दिखेगी, ये मेरे आगे था और आगे ही है तो ये कहीं नहीं गया। अगर ये पीछे आ गया होता तो फिर ये चला होता इसके हिसाब से। सी देखेगा कि बी जितना आगे था उतना ही है और ए जितना आगे था उतना ही, यहाँ पे भी देखा यार ये तो उतना ही आगे है, बी भी उतना ही आगे, ए भी उतना ही जितना पहले था, ए जितना पहले आ गया था उतना ही अभी भी आगे। तो वो ये नहीं देखेगा गाड़ी चल रही है, पेड़ चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, नहीं, उसको सिर्फ अपने बीच के, जब सी से पूछा जाएगा तो सी से किस चीज की सेपरेशन बदली है वो उस चीज को चलता हुआ बोलेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू सी, ए एंड बी आर एट रेस्ट सिंस नो रिलेटिव पोजीशन चेंज्ड, नो रिलेटिव पोजीशन चेंजेस, कोई रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर सी से पूछा जाए डी के बारे में तो सी डी की तरफ पहले देखेगा, यहाँ पे देखेगा कि यार चलो ठीक है इतना पीछे है, फिर सी यहाँ पे जाने के बाद देखेगा अरे ये तो इतना पीछे हो गया। वो ये नहीं देखेगा कि मैं चलाऊं गाड़ी में कि कौन चलाया, वो बोलेगा कि देखो मैं तो अपनी फ्रेम के हिसाब से अपने ओरिजिन पे हूँ, अगर डिस्टेंस बड़ी है तो डी गया होगा कहीं पे। समझ में आ गई क्या बात? कि मेरा ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या होगा, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका ओरिजिन इसके साथ चल रहा है हमेशा, तो अब ये इसका ओरिजिन यहाँ पे पहुंच गया तो इसके हिसाब से भी ये नेगेटिव इस कोऑर्डिनेट पे आ गया। पहले नेगेटिव इतना कोऑर्डिनेट था, अभी नेगेटिव इतना, पहले मान लो ये -5 पे था, अभी -15 पे हो गया। समझ में आई क्या बात? तो बोलेगा कि पहले ये -5 कोऑर्डिनेट पे था, अभी ये -15 पे क्यों है, ये पीछे गया होगा। सी इतना ही बताएगा सिर्फ कि ये पीछे गया है, उसको नहीं लेना देना कि मैं चलाऊं कि कौन चलाया, वो खुद को रेस्ट में मानेगा, खुद के ओरिजिन के हिसाब से कोऑर्डिनेट डिफाइन करेगा। तो हम बोलेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू सी
डी इज मूविंग बैकवर्ड, बैकवर्ड यानी कि लेफ्ट। समझ में आई बात? हमारे हिसाब से इसको बैकवर्ड या फिर लेफ्ट बोल रहे हैं, इसको फॉरवर्ड या फिर राइट बोल रहे हैं। और विद रिस्पेक्ट टू डी बोला जाता है कि ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, है ना। विद रिस्पेक्ट टू डी ए बी सी तीनों चल रहे थे राइट में, और इन तीनों में से किसी भी एक को पूछ लूंगा तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि बोले बी देखेगा, बी से पूछा जाए तो ए और सी नहीं चल रहे हैं लेकिन डी चल रहा है पीछे की तरफ। ए से पूछा जाए तो वो बोलेगा कि बी मेरे पीछे था, सी उससे भी पीछे था, अभी भी वैसे ही हैं, तो ये नहीं चले, पहले भी ऐसे ही थे अभी भी वैसे ही हैं, तो कोई नहीं चला। लेकिन डी तो पीछे चला गया, डी से तो डिस्टेंस बढ़ गई मेरी। समझ में आ गई क्या बात? तो ये एक रिलेटिव मोशन है। तो मोशन जो भी डिफाइन करेगा वो ऑब्जर्वर कौन है, डिफाइन करने वाला कौन है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैं स्टार मार्क लगा ये लिख सकता हूँ कि ए बी एंड सी ऑल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ऑल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो कौन बता रहा है और किसके बारे में बता रहा है वो डिपेंड करेगा कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। समझ में आई क्या बात? हालांकि इसको देखने में हमें ये लगेगा, हमें भी लगेगा कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो ये जा रहे हैं, चल तो ये रहे हैं ना, ये कैसे बोल सकते हैं कि हम रेस्ट में हैं? लेकिन वो तो हम बता रहे हैं ना यार, फिर से वही बात कि हम बता रहे हैं, हम अपने आप को रेस्ट मान के। हमें इतनी समझ है कि गाड़ी चलती है रोड नहीं चलता, क्योंकि हमने रोड को कभी शिफ्ट होते हुए नहीं देखा, हमने बाहर से कभी देखा ही नहीं कि अर्थ घूम रही है तो रोड भी चल रहा है। समझ में आ गई क्या बात? तो हम वही वही काम ऑब्जर्वर वाला हम भी कर रहे हैं कि हम ग्राउंड को रेस्ट में मान कर चल रहे हैं, हम ग्राउंड को रेस्ट में मान करके ग्राउंड के हिसाब से बातें करते हैं। समझ में आई ये बात? हम रोड पे चलते हुए हम यही बोलते हैं कि हमारी गाड़ी चल रही है ना। लेकिन अगर सच्चाई बात बताई जाए कि अगर गाड़ी जो चल रही है उसमें आसपास कुछ ना दिखे, तुम्हें पेड़ ना दिखे, ना तुम्हें गाड़ी के टायर वायर दिखे, तुम्हें सब कुछ वाइट ही वाइट दिखे, और कोई एक पॉइंट तुम्हें दिख रहा हो कहीं दूर, और वो पॉइंट अगर तुमसे पीछे जा रहा है तो तुम ये देखो कि वो पॉइंट पीछे गया, तुम्हें पता ही नहीं तुम गाड़ी में बैठे हो, अगर तुम्हें नहीं बताया जाए तो। समझ में आ गई क्या बात? तो वो रिलेटिव मोशन होता है, वो ऑब्जर्वर होता है कि जिसको ये सेंस नहीं है कि मैं चल रहा हूँ, वो खुद को रेस्ट में मानेगा। कोई चीज़ पीछे जा रही है तो उसके हिसाब से वो चल रही है, कोई आगे जा रहा है तो उसके हिसाब से वो आगे चल के गई है। समझ में आ गई क्या बात? दिस इज द मोशन जो हम ऑब्जर्व करेंगे। बट वही वही बात कि हम पहले तो ग्राउंड के फ्रेम में बातें करेंगे जो ग्राउंड में दिख रहा है, यानी कि हम जो जो जनरल बातें बताते हैं ना वैसे ही करेंगे, है ना। फिर बाद में देखेंगे कि रिलेटिवली क्या होगा एक दूसरे के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम जो पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे थे उसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब डिफाइन कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस किसी भी पार्टिकल का कि भाई वो कितना चला है उसका मेजरमेंट होगा, पाथ का लेंथ, कि कितना पाथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो किस किस तरफ से होके गया है, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो पाथ लेंथ होगा, और उसको डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आ गई क्या बात? उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। यानी कि अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया, मान लो एक इंसान इस रास्ते से होके गया, दूसरा इंसान ये सीधे चला गया, तीसरा इंसान इधर से होके गया और ऐसे घूम के ऐसे आया। समझ में आई बात? पहले इंसान ने इस तरफ चला, दूसरा इस तरफ चला और तीसरा ऐसे चला, ऐसे। ये रास्ता भटक गया था, मान लो घूम फिर गया है कभी के पास में। अब हमें अगर डिस्टेंस बतानी हो तो हम क्या करेंगे? एक तरीका है कि हम इस तरफ ऐसे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ की धागा फैलाते हुए जाएंगे, धागा फैलाते हुए जाएंगे। और हमने बोला कि हम यहाँ कदम उचकते हुए चले गए थे तो इतना बड़ा धागा, इतनी बड़ी रस्सी फैल गई। अब हम इस रस्सी को लपेटना स्टार्ट करेंगे वापस से कि कलेक्ट कर ले कितनी है। अब इसको बिल्कुल सीधा करके इसकी लेंथ नाप ली, तो यही जो लेंथ होगी वो इस पाथ की लेंथ होगी। समझ में आ गई क्या बात? बस यहाँ पे मुड़ी हुई रखी थी, अब उसको हमने सीधा कर दिया, तो ये जो लेंथ बनेगी उस रस्सी की, ये इस पाथ की लेंथ होगी और ये डिस्टेंस के बराबर होगी। यानी कि जो भी तुम पाथ पे चलोगे उस पाथ की जो लेंथ आएगी उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। अगर तुम यहाँ पे L1 डिस्टेंस चले हो तो ये पाथ की लेंथ L1, ये L2 है तो ये L2, ये L3 है तो L3। समझ में आई क्या बात? तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस की अगर हम बात डिफाइन करें तो डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है वो अपने पाथ में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा, उस पाथ या जो पाथ उसने फॉलो करा उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, कितनी डिस्टेंस वो चला है। समझ में आ गई क्या बात? तो हम सिंपल लिखें कि इट डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ, जो तुमने पाथ कवर करा, पाथ लेंथ या फिर बोले पाथ फॉलोड, ये पाथ जो तुमने करा फॉलो उस पर डिपेंड करेगा। अलग अलग पाथ पे अलग अलग लेंथ हो सकता है इक्वल लेंथ हो। भाई यहाँ से तुम चल के गए और दूसरे रास्ते से चल के गए तो सेम लेंथ आ सकती है, कोई दिक्कत कोई बड़ी बात नहीं है।
समझ में आ गई क्या बात? एक होती है ए से बी तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सीधे भी जा सकते हो, ये भी एक अलग डिस्टेंस है, बट ये इस लेंथ की डिस्टेंस, इस पाथ की डिस्टेंस है, वही इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोली जाएगी। अगली अगर हम बात बोलें तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंसेज या फिर पाथ की लेंथ, भाई इस रस्सी यहाँ फैलाते गए, इस रस्सी की कितनी लेंथ बनी उसको सीधा करके नाप लो, उसको डायरेक्शन से क्या ही लेना देना। तुम इधर से इधर आओगे तो भी वो रस्सी की लेंथ उतनी बिछेगी, उसको सीधा करके देखोगे तो भी वही बात है। तुम चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, लेंथ तो पाथ की वही रहेगी ना। इसलिए जो डिस्टेंस होगी वो चाहे तुम किधर भी ट्रैवल करके जाओ, जो तुम्हारी पाथ की लेंथ होगी उसको डिस्टेंस कहेंगे, वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गई क्या बात? वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, वो पाथ लेंथ वैसे की वैसे ही रहेगी। तीसरी अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, या फिर बोले ऑब्जर्वर। अब तुम बोलोगे कि यार ऑब्जर्वर पे कैसे डिपेंड करेगी, क्या ए और बी के बीच की डिस्टेंस ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगी? नहीं, ए और बी के बीच की डिस्टेंस यही रहेगी, इस पाथ की डिस्टेंस यही रहेगी। लेकिन कि कोई ऑब्जेक्ट कितना चला, कोई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा कि वो फ्रेम पे डिपेंडेंट होगी। पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, पाथ लेंथ या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जर्वर, इसको डिटेल में लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन फ्रेम या फिर ऑब्जर्वर। क्यों? क्योंकि मोशन ही उस पर डिपेंड करता है। जैसे गाड़ी में बैठे हैं तीनों दोस्त, इससे पूछे तू कितना चला, इससे पूछे तू कितना चला, इससे आपस में पूछे कितने चले, बोले कि यार मैं तो वही हूँ, तू भी वही है, कहीं गए नहीं। हालांकि ग्राउंड से देखने पर लगेगा कि तीनों आगे चले गए हैं, तो तीनों का ये डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड फ्रेम में, और तीनों इक्वल डिस्टेंस चले आगे, मान लो एल एन चले, तीनों एल एल चले। लेकिन इससे पूछूंगा सी से कि ए कितना चला, वो बोलेगा कहीं नहीं गया भाई, वो वहीं बैठा है। समझ में आ गई क्या बात? सी बी के बारे में बोलेगा कि बी भी कहीं नहीं गया, वो वहीं बैठा है। फिर से वही बात कि जब सी से पूछा जाएगा तो आसपास गाड़ी वाड़ी देख के नहीं बोलेगा, वो सिर्फ आपस की रिलेटिव सेपरेशन देख के बोलेगा, और वो चेंज नहीं हुई तो उसके हिसाब से वो नहीं चले, वो नहीं चले तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल उसके हिसाब से जीरो है। सी से पूछा जाएगा बी कितना चला, बोलेगा नहीं चला ही नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल जीरो है उसकी। ग्राउंड से कोई फोन करके बोलेगा कि नहीं यार तुम तो इतना चलेगा, पर पागल है क्या, हम चले ही नहीं, हम तो वहीं के वहीं हैं। दोनों ही सही हैं, इसके हिसाब से वो चलता हुआ दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा चलता हुआ, अपने अपने फ्रेम में दोनों सही हैं। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी एक इंस्टेंट पे चलता हुआ भी हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी इंस्टेंट पे चलता हुआ भी हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है, एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन कैसे भी चल रहा होता है। डिपेंड किस पे करेगा? ऑब्जर्वर पे, कौन देख रहा है। समझ में आई की बात? अगर पूछे जाए कैन एन ऑब्जेक्ट बी एट रेस्ट एंड एट मोशन एट द सेम टाइम, एससीबी में क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स में लिखा भी हुआ है, उसमें पूछा हुआ स्पेसिफिकली कि क्या कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे चलता हुआ भी और रुका हुआ भी हो सकता है। तो अगर तुम किसी एक फ्रेम से सोचोगे, अगर तुम बिल्कुल बेसिक तरीके से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार अगर वो चल रहा है तो चल रहा ही है, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही है, लेकिन वो तो एक ऑब्जर्वर की बातें है ना। सर ने जो क्वेश्चन बनाया उसमें ऑब्जर्वर की तो चर्चा ही नहीं करी कि तुम्हें कहाँ से देखना है। उसने बोला तुम जहां मर्जी सोचना चाहो सोच लो। तो अगर मैं अलग अलग फ्रेम से देखूंगा तो हो सकता है वो चल रहा हो, डी के हिसाब से बी चल रहा है, लेकिन सी के हिसाब से बी नहीं चल रहा, तो बी चल भी रहा है सेम टाइम पे, नहीं भी चल रहा है, बस देखने वाले का फर्क है। समझ में आई क्या बात? अगर मैं पूछूं तुमसे कैन एन ऑब्जेक्ट बी इन रेस्ट एंड इन मोशन एट सेम टाइम, व्हाट विल बी योर आंसर? क्योंकि हमारी जो समझ थी अभी तक, हमारी जो समझ थी उसके हिसाब से हम अगर सिंगल फ्रेम से बात करेंगे, कि ये एक इंसान ए बी को देख रहा है और ये कार को देख रहा है और ये चल रही है, तो बोलेगा कि यस कार इज़ मूविंग, तो वो रेस्ट में नहीं हो सकती। लेकिन कोई इसी के अंदर बैठा हुआ है, कार के अंदर ही कोई बैठा हुआ है, ये ए है और ये कार है मान लो, ठीक है ना, और ये स्पीड वी से चल रही है, कौन बता रहा है लेकिन ये स्पीड वी? ए बता रहा है। समझ में आ रही बात? इसके अंदर ये बैठा हुआ है बी ऑब्जर्वर। तो अगर मैं बोलूँ कि विद रेस्पेक्ट टू सिंगल फ्रेम से अगर बात करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू ए कार मूविंग, है ना, लेकिन बी तो कार के अंदर बक्से में बंद है, उसको नहीं, वो तो बोलेगा कार कहाँ जा रही भाई, वहीं के वहीं है ना, तो मैं इस दीवार से टकरा रहा ना इससे, ना कहीं से टक नहीं टकरा, जब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं का वहीं खड़ा हूँ, सारी दीवारें तो वहीं के वहीं हैं,
कोई चला ही नहीं, बी यही बोलेगा, और वो सही भी है अपनी जगह पे, वो बिल्कुल सही है। विद रिस्पेक्ट टू कार सिंगल फ्रेम से देखेंगे तो हमारा आंसर अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम मल्टीपल फ्रेम से देखें, विद रिस्पेक्ट टू बी कार इज इन रेस्ट, तो एट द सेम टाइम, एक बार सेम टाइम पे मैंने इसको फोन कर रखा है, इसको फोन रखा है, दोनों से पूछ रहे हैं, बोला कि अरे जा रही है, भी स्पीड जा रही है, बी बोलेगा नहीं कहीं नहीं जा रही, वहीं के वहीं है। तो फ्रॉम मल्टीपल फ्रेम्स आंसर कैन बी वेरीड, अलग अलग जगह से अलग अलग आंसर आ सकता है। तो कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी और रेस्ट मोशन में हो सकता है सेम टाइम पे। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अलग अलग फ्रेम से देखना पड़ेगा। किसी एक फ्रेम से कोई एक ही स्टेट हो सकती है, वो भी बिल्कुल सही बात है कि अगर हम फ्रेम एक रखेंगे कि सिर्फ ए से पूछें तो वो तो यही बताएगा चल रहा है, सिर्फ बी से पूछे तो वो बताएगा रेस्ट में ही है, तो बी के हिसाब से सिर्फ रेस्ट में ही है, फिर वो नहीं चल रही है। समझ में आ गई ये बात? किसी एक फ्रेम से फिर वो या तो रेस्ट में रहेगी या फिर मूविंग रहेगी, कोई एक्सेलरेशन होगी एक ही तो उसको रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिएगी, वो आगे डिटेल में और चर्चा करेंगे। बट सिंपल ये सवाल कि रेस्ट और मोशन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अलग अलग फ्रेम से देखने पे। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। बेसिक फंडामेंटल जो 7 ये क्वांटिटी, इनको अगर हम बढ़िया से समझ लेंगे ना, और मोशन किस तरीके से कैसे कौन देख के क्या बताता है, तो आगे के क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे तुम्हें। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। कोई भी एक पॉइंट से तुम दूसरे पॉइंट पे गए, अगर मैं इसी एग्जांपल को उठा लेता हूँ कि मैं ए से चल के बी पे गया, पाथ ए पे भी डिस्प्लेसमेंट, पाथ बी पे भी और पाथ सी पे भी, 1 2 3 3 पाथ लिए, यहाँ से चल के पहुँचे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट यही बनेगा, डिस्प्लेसमेंट यही बनेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ए से बी पे गए हो तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ ये बनेगा। समझ में आ गई क्या बात? बी से अगर ए पे आए होते तो डिस्प्लेसमेंट ये बनता, देखो ए से बी में बनूंगा तो ये इस तरफ जा रहा है, ये डायरेक्शन अलग है, और बी से ए की डायरेक्शन ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा अगर तुम ए से बी गए बी से ए आए तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ से कहाँ गए हो, और उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गई क्या बात? तो हम बोलेंगे कि जो L2 है वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑल द पाथ फॉलोड, ऑल द पाथ फॉलोड। समझ में आई क्या बात? अगर तुम इससे गए हो तो भी, अगर इस पाथ से पहुंचे हो तो तुम डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो तुम फिर यहीं से बताओगे कि यहाँ से चल के यहाँ पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड इस तरीके से इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ, फिर तुम चाहे कहीं से घूम के आ गए हो, अगर तुम यहाँ पे पहुंचे हो तो डिस्प्लेसमेंट यहीं की है। अगर तुम लौट करके वहीं पे आ गए, तुम ए से चले घूम फिर के वहीं पे आ गए, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, अगर ऐसा है तो तुम्हारी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0। तुम बनाना चाहोगे कि यहाँ से चला और कहाँ पर पहुँचा, यहीं पे हूँ मैं, तो पहुँचा ही नहीं कहीं पे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ गई क्या बात? तुम यहाँ पे वो पाथ पे तो तुम बताओगे डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे पहुँच गए तो डिस्प्लेसमेंट ये है, यहाँ पे पहुँच गए डिस्प्लेसमेंट, फिर वहीं पर अरे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मैं अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस से आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ गई क्या बात? इसको पाथ से कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ से चल के आए हो, अगर तुम वहीं पे वापस लौट के आ गए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। समझ में आ गई क्या बात? तो क्लोज्ड पाथ के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? 0। तुम चल के वहीं पे आ गए तो क्लोज पाथ बन गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में दिखाऊं पोजीशन के हिसाब से, ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, ये मान लो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूंगा तो ये देख लो, समझ लो ये ए पॉइंट है, तो इसका पोजीशन ए बन जाएगा, या फिर मैं बोलूँ आर इनिशियल बन जाएगा। ये इनिशियल पोजीशन से चल के मान लो तुम यहाँ पे गए, ध्यान से समझना, हमने वेक्टर में भी ये चीज़ें करी थी कि ए से बी पे चल गए, तो ए से चल के तुम बी पे गए, इस पॉइंट पे आ गए, और ये तुम्हारा यहाँ का पोजीशन वेक्टर बन गया। पोजीशन कौन डिफाइन करेगा? ऑब्जर्वर, यानी कि तुम जो ओरिजिन बनाते हो ना, ओरिजिन कुछ नहीं होता, जहाँ पे तुम्हारा ऑब्जर्वर होता है ना, ऑब्जर्वर वही ओरिजिन होता है, वहीं से वही बता रहा होगा कि पहले तुम्हारा ए यहाँ पे था, पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अभी देखो चल के यहाँ पे चला गया, अभी तुम्हारी पोजीशन ये है। ये कौन बता रहा है? ये ऑब्जर्वर, ये ओरिजिन बता रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बता रहा है तुम्हारा, ये फाइनल पोजीशन बनेगी तुम्हारी, ये बी की लोकेशन पे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट तुम बताएगा कि ए से चल के बी पे गया ना, तो ए से बी को ज्वाइन करने वाला ये वाला एरो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, ये क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो तुम क्या बिल्कुल बेसिक से समझो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में,
बिल्कुल बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग लो कि तुम इनिशियली किसी पोजीशन पे थे, तुम इनिशियली किसी पोजीशन पे थे, उसमें तुम कुछ डिस्प्लेस हो गए, मान लो डी से डिस्प्लेस हो गए, तो तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही तो बता रहा है कि तुम कहाँ से थे और कहाँ पे चले गए। डिस्प्लेसमेंट ये तो इनिशियल पोजीशन में तुमने ये डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया, तुम यही तो बताओ फाइनली कहाँ पे पहुंच गए। इनिशियल में अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया, तुम बता दिया कि इतना और चल गए, तुम इतना चले हुए थे, इतना और चले गए, तो जहाँ पे जो आया रिजल्ट वो क्या बन जाएगा, फाइनल पोजीशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके डिस्प्लेसमेंट की और पोजीशंस की। या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कर लो कि तुम आर इनिशियल प्लस डी करोगे तो आर फाइनल ही आएगा वेक्टर लॉ से। इधर से ये एरो से हेड टू टेल कनेक्टेड है, तो ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ ये एरो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल बनेगा। या फिर दूसरे तरीके से समझो कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तुम इनिशियल से फाइनल पे गए हो, तो फाइनल पोजीशन जो भी थी वहां पे तुम पहुंचे हो, लेकिन कहाँ से आए थे, इनिशियल से, वो माइनस कर दो तो कितना चले वो पता चल जाएगा। तुम यहाँ पे पहुंचे लेकिन यहाँ से चलना स्टार्ट करा था, तो तुम इसमें से ये माइनस कर दो पोजीशन, तो तुम कितना चले वो पता चल जाएगा ना भाई। सिंपल सी बात है, अगर तुम एक लाइन में चल रहे हो, यहाँ से तुम x=0 से मेजर करो, लेकिन तुम चले यहाँ से थे, इनिशियली तुम यहाँ पे थे x=2 पे, और फाइनली तुम पहुंच गए 4 पे, तो कितना चले। तो तुम बोलोगे ना कि यार अगर तुम यहाँ से मेजर करना चाहते हो तो मैं अभी 4 पे हूँ, पहले 2 पे था, माइनस कर दो 2 चलाऊँ, यही तो बोलोगे। तो वही है कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट बताना चाहते हो तो कि अभी मैं फाइनली यहाँ पे हूँ, इनिशियली यहाँ पे था, तो कितना चला, इसमें से इसको माइनस कर दो पोजीशन को, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। या फिर वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तो तुम्हें कर ही लेना है, अगर तुम बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो। फिर ट्रायंगल लॉ, फिर मैथ वैथ तुम्हें करनी पड़ेगी यार। देखो तो जितना बेसिक से चीज़ों को समझ सकते हो उतना बेसिक से समझने की कोशिश करो। तो इनिशियल पोजीशन में तुमने डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिया, तुम फाइनली कहाँ पहुंच गए, वो फाइनल पोजीशन बन जाएगी। या फिर तुम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलोगे, फाइनली तुम कहाँ पे हो और कहाँ से चले थे इनिशियली, वो माइनस कर दो, तो कितना चले हो वो पता चल जाएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ गई क्या बात। और पोजीशन वेक्टर लिखना, अगर इस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, तो इनिशियल पोजीशन तुम क्या लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और फाइनली अगर तुम यहाँ पे हो जैसे कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 हैं, तो तुम फाइनल पोजीशन क्या लिखोगे, तुम फाइनल पोजीशन लिखोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर है क्या। तुम इस तरीके से इसको लिखोगे। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, तुम वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना तुम्हें आता ही है। तो डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यानी कि चेंज इन पोजीशन होता है। चेंज इन पोजीशन ही तुम्हारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। व्हेन वी मूव हमारा डिस्प्लेसमेंट चेंजेस, अगर हम मूव कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा भाई। पहले मैं यहाँ से अब यहाँ पे आ गया तो अब ये डिस्प्लेसमेंट बन गया, फिर यहाँ पे चला गया तो डिस्प्लेसमेंट चला गया। डिस्प्लेसमेंट चेंजेस आर फाइनल चेंजेस, भाई तुम कहाँ पे हो फाइनली वो चेंज हो जाएगा ना। और आर फाइनल चेंज हो रहा है तभी तो तुम्हारा बार बार डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन इनिशियल पोजीशन रिमेन सेम, बट आर इनिशियल रिमेन सेम, कि भाई तुम कहाँ से चले थे वो तो सेम ही रहेगा ना। आर इनिशियल रिमेन सेम फॉर t=0, भाई तुम कहाँ से चले थे, तुम कहाँ से चले थे वो तो सेम ही रहेगा, फिर तुम पहुंचे कहाँ वो बात अलग है। अलग अलग समय पे तुम अलग अलग जगह पे रहोगे, लेकिन चले थे कहाँ से वो तो यही है। लेकिन अगर तुम बोलोगे t=1 से t=3 में, तो वो बात अलग हो जाएगी। हम इनिशियल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल की। इनिशियली तुम जहाँ से चले थे वो तो पोजीशन वही की वही रहेगी, तो ये कांस्टेंट नंबर, ये वेक्टर कांस्टेंट हो जाए। डी वेरिएबल होगा, आर वेरिएबल होगा, आर इनिशियल जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम, ये कि कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। समझ में आ गई ये बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके हम इसको वेलोसिटी वगैरह में इसको यूज में लेंगे। समझ में आ गई क्या यार। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ में आनी जरूरी है। अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन खेल लेते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रेस्ट में नहीं है, इसने बोला कि मूविंग ऑब्जेक्ट, चल रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसके लिए बोल रहा है कि डिस्टेंस में भी जीरो हो सकती है क्या, पॉजिटिव हो सकती है क्या, नेगेटिव हो सकती है क्या, या फिर तीनों ही हो सकती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, कौन सा सही है। तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचो इसके बारे में। तो जितना सोचना शुरू करोगे, जितनी चीज़ों के बारे में सोचोगे, उतना उतना थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। कई बच्चों में क्या होता है कि वो जब तक टीचर पढ़ा रहा है तब तक सुनते रहते हैं, जैसे बोले कि तुम सोचो, फिर क्या सोचूं, मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, तुम जितना भी तुम्हें समझ में आया, तुम जितना भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, इसके बारे में सोचो। तो डिस्टेंस के बारे में अगर तुम्हें सोचना हो तो एक बार तुम खुद से अपने तरफ से वीडियो पॉज करके और आंसर इसका बताओ, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। कोई ऑब्जेक्ट है ए,
वो चल रहा है, चल रहा होगा तो रुका हुआ नहीं है, सीधी सी बात है, यही मतलब हुआ। मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूव कर रहा होगा तो किसी भी इंटरवल में वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पहुंचेगा, और उसके पाथ की जो लेंथ होगी, पाथ लेंथ, वो जीरो नहीं हो सकती भाई। समझ में आई क्या बात? वो पाथ की लेंथ जीरो नहीं हो सकती, तो जीरो तो नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ यही डिस्टेंस है तुम्हारी, और ये डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव। भाई एक धागा तुम धागा बिछाते हुए चले जिस रास्ते पे गए, उस धागे की लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है? नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? उस लेंथ के नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? समझ में आ गया क्या? तो नेगेटिव नहीं पॉसिबल है, डिस्टेंस हमेशा, सॉरी, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर रेस्ट में है, इफ, अगर हम बोलो कि इफ पार्टिकल एट रेस्ट, इफ पार्टिकल एट रेस्ट, इफ पार्टिकल एट रेस्ट, कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, उसको रेस्ट में दिख रहा है, देन डिस्टेंस में भी जीरो। समझ में आ गई क्या बात? लेकिन अगर किसी को चलता हुआ दिख रहा है तो फिर डिस्टेंस उसकी जीरो नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। ठीक है ना, किसी भी इंटरवल में। अब तुम इंटरवल ही जीरो कर दोगे तो बात अलग है, लेकिन अगर तुम्हें मूव करता हुआ दिख रहा है तो तुमने इंटरवल लिया होगा तभी उसका मोशन दिखा तुम्हें, तो वो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है? चलिए आगे इस पे सोचिए, फिर से सोचिए इस पे। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट में बी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या तीनों हो सकते हैं? आराम से फिर से इसके बारे में सोचना है, हाल अलग अलग चीज़ें, ये कैसे कैसे, कहीं भी कुछ भी रैंडम पाथ बना के देख लो, क्या जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात करी जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीज़ें लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीज़ें लिखना चाहें तो उसमें हम ये भी चीज़ें लिख सकते हैं ताकि हम याद रहें बाद में। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना? हम इसके बारे में लिखते हैं इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात इसके बारे में लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि इट डिपेंड्स, क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली। समझ में आ गई ये बात? हम बोल सकते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम ये क्वेश्चन आंसर करना चाहें, मूविंग ऑब्जेक्ट ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंड करेगा, और डायरेक्शन डिपेंडेंट चीज़ें होती हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकती हैं। जीरो की बात देखेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या? मैंने डिस्प्लेसमेंट जब ऊपर एक्सप्लेन करा था तब बताया भी था कि अगर कोई पार्टिकल पहला हो जाए जीरो, जीरो हो सकता है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि तुम कहाँ से चल के कहाँ पे पहुंचे, तुम घूम फिर के वहीं पे आ गए। तो अगर इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, अगर दोनों सेम ही है तो कट जाएंगे जीरो। समझ में आ गई क्या बात? तुम जहाँ से चले थे वहीं पे घूम फिर के आ गए, क्लोज लूप में, क्लोज लूप के अंदर हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। और चलते चलते पार्टिकल आ सकते हैं, सर्कल में घूम रहा, मान लो सर्कल में घूम रहा पार्टिकल, वो इस पॉइंट पे बार बार आएगा, पहले चक्कर में भी आएगा, दूसरे में भी आएगा, तो जब जब यहाँ से पास करेगा तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट के हिसाब से जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट से देखेंगे तो जब जब यहाँ से पास करेगा, हर एक साइकिल के बाद में यहाँ से आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट हर बार यहाँ पे आने के बाद जीरो होगा। समझ में आ गई क्या बात? तो सर्कल इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, ये भी कोई भी क्लोज लूप इसका एग्जांपल हो सकता है। तो जीरो, यस इट मे बी जीरो, इट कैन बी, इट मे बी जीरो, इट मे बी जीरो, इट कैन बी जीरो। दूसरा, पॉजिटिव हो सकता है क्या? पॉजिटिव हो सकता है। तो देखो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। मान लो इधर पॉजिटिव मैंने डायरेक्शन ली है और कोई पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पे गया है, तो इन दी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गया। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव हो सकता है। सी इसमें पूछा है कि नेगेटिव हो सकता है कि नेगेटिव, तो सेम इसमें बात करूँ मैं कि अगर मैंने इस तरफ पॉजिटिव डिफाइन कर रखा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, पार्टिकल यहाँ से चल के और यहाँ पे चला गया, पीछे की तरफ गया नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑब्वियस सी बात है इधर नेगेटिव डायरेक्शन है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही सकती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है। और जीरो भी हो सकती है, अगर तुम जहाँ से चले वहीं पे आ गए, तो आंसर क्या बन जाएगा दोस्त मेरे? ऑल ऑफ द अबव। पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ गया? अगर कोई रेस्ट में है तो फिर तो जीरो ही रहेगा हमेशा, अगर चल रहा है तो कुछ भी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात?
क्लियर है? चलिए, अब अगर हम 1D मोशन की बात करें, 1D मोशन किस तरीके का होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। 1D मोशन बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन को, जब मोशन किसी एक लाइन के लॉन्ग चल रहा होगा, क्योंकि पहले हम 1D में मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट भी पहले 1D कोऑर्डिनेट पढ़े थे, फिर 2D, फिर 3D। तो अगर चीज़ें भी पहले चलाएंगे तो पहले 1D में चलाएंगे, और फिर देखेंगे किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, पैरामीटर कैसे कैसे चेंज होते हैं, फिर 2D 3D में बात करेंगे अलग से। तो अगर कोई पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग वन लाइन, और बोलूँ कि वन लाइन या फिर बोलूँ स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल चल रहा होगा, तो 1D है, एक ही डायरेक्शन में चलो, घूम ही नहीं रहा। तो अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो ये 1D मोशन है। ठीक बात है। अगर मैं बोलूँ कि कोई पार्टिकल वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो ये 1D मोशन है, बिल्कुल है। कोई पार्टिकल मान लो ये जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस में चल रहा है, तो ये 1D मोशन है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स और वाई प्लेन है, और पार्टिकल इस लाइन के लॉन्ग चल रहा है, पार्टिकल जो चल रहा है वो इस लाइन के लॉन्ग चल रहा है, तो इसमें एक्स भी बदल रहा है, इसमें वाई भी बदल रहा है, तो क्या ये 1D मोशन होगा? सबसे बड़ा सवाल और सबसे कन्फ्यूजिंग सवाल। ठीक है, इसका आंसर तो 1D मोशन क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अगर अकेले एक्स में चल रहा है तो मैं बता, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, 1D मोशन होता है सर, बिल्कुल सही। अकेले वाई में चल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है सर, बिल्कुल 1D मोशन है। अकेले जेड में चल रहा है, बिल्कुल सर एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, 1D मोशन है। लेकिन अगर कोई एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, जिसमें इधर जा रहा है, तो एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ रहा है। हो सकता है इधर आ रहा हो तो एक्स भी घट रहा हो, वाई भी घट रहा हो सकता है 3D में चल रहा हो, ऐसे हो सकता है 3D में चल रहा हो, है ना, हो सकता है 3D में चल रहा हो, एक्स वाई जेड के अलोंग डायगोनली ऐसे चल रहा हो। तो हमने एक्स वाई जेड जो डिफाइन कर रखे हैं उसके हिसाब से, ये मान लो इस तरफ चल रहा है जेड एक्सिस में, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, एक पार्टिकल इस पॉइंट से चलते हुए डायगोनल के अलोंग ऐसे सीधा चल रहा है, सीधा चल रहा है। तो इसमें देखो ये एक्स भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा, और जेड भी बदलेगा। तो क्या ये 1D मोशन है? इज इट ए 1D मोशन? इस वन लाइन के अलोंग चल रहा है, इस लाइन के अलोंग चल रहा है, तो क्या ये 1D मोशन है? और क्या अगर ये 2D प्लेन में भी किसी एक लाइन के अलोंग चल रहा है, एक्स और वाई बदल रहे हैं, तो क्या ये 1D मोशन है? ध्यान से सुनो और इसका जवाब सोचो, बिल्कुल आराम से बैठ के सोचो कि 1D मोशन का क्या मतलब है। चाहो तो वीडियो पॉज कर सकते हो 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड, 50 सेकंड के लिए, आराम से सोचो। लेकिन इस बारे में जब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था बेसिक मैथ्स में, तो हमने बोला था कि हम एक्स वाई जेड एक्सिस डिफाइन करते हैं, लेकिन वो डिफाइन कौन करेगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर एक्स एक्सिस किधर मानता है वो अपनी मर्जी, वाई किधर मानता है अपनी मर्जी, लेकिन जेड उसके हिसाब से डिफाइन होगी राइट हैंड रूल से, है ना। हम बोलते हैं कि भाई एक्स और वाई, दो एक्सिस किधर भी मान लो एक्स वाई जेड में से, लेकिन तीसरी एक्सिस राइट हैंड रूल से डिफाइंड होती है, वो फिक्स होगी उसकी तरफ। लेकिन क्या वो पार्टिकल किसी एक लाइन के लॉन्ग चल रहा है जिसमें एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड तीनों बदल रहे हैं, तो क्या वो 1D मोशन होगा? सबसे बड़ा सवाल। इज इट ए 1D मोशन? इज इट ए 1D मोशन? बच्चा क्या करता है ना, स्टूडेंट मेंटेलिटी सुनो, उसको ये लगता है कि अगर मैं बोला कि जब मैंने 1D 2D 3D पढ़ाया तो बोला कि ये एक्स 1D है, वाई दूसरा एक डायरेक्शन है, जेड तीसरा एक डायरेक्शन है। लेकिन अगर तुमने मेरा बेसिक मैथ्स का कोर्स किया होगा तो मैं इसी डिटेलिंग पे पहले से काम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के चीज़ें बच्चों को बहुत दिक्कत देती हैं। मैंने तुम्हें स्पेशली सिखाया है कि अगर तुम किसी तरफ एक्स बना रहे हो तो वो तुम्हारी मर्जी है कि ये एक्स है। समझ में आई बात? कोई और इंसान इधर भी एक्स बना सकता है, उसके परपेंडिकुलर वाई, और उसके हिसाब से जेड डिफाइन हो जाएगा जिधर भी होगा, राइट हैंड रूल से, इस वाले रूल से। ये सीखा है ना हमने, डिटेल में सीखा बेसिक मैथ में। हो सकता है कोई इधर एक्स मान रहा हो, कोई मना थोड़ी कर सकता है तुम्हें। इधर एक्स मान ले, इधर वाई मान ले, तो जेड आ जाएगा जिधर भी आएगा इसके हिसाब से, राइट हैंड रूल के हिसाब से, ताकि रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज ना हो। पहले ही लेक्चर, बेसिक मैथ्स के पहले लेक्चर मैंने इतनी डिटेल में सिखाई है कि एक्स वाई जेड किधर भी, दो एक्सेस तुम किधर भी मान लो, तीसरी एक्सेस अगर तुम इसके हिसाब से मानोगे तो रिलेटिव ओरिएंटेशन एक्स वाई जेड एक्सिस की वो सेम ही रहेगी, फिक्स रहेगी, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है अगर तुम इस हिसाब से तीसरी एक्सेस डिफाइन कर लेते हो तो एक्स इधर माना ये तो तुम्हारी चॉइस थी, वाई इधर माना और जेड में ये तुम्हारी चॉइस थी। ये तुमने बचपन से पढ़ा होता है 9-10 से, तो तुम्हारे दिमाग में यही चीजें होती है, तुम यही करते हो तो जनरली, और ये एक्सेस माने भी जाते हैं जनरली, बट जरूर थोड़ा ना है। अगर कोई पार्टिकल इधर चल रहा है, मैं बोल दूं कि मैं तो इधर ही एक्स एक्सिस मानूंगा, मैं तो एक्स एक्सिस मानूंगा इधर की तरफ, एक्स डैश नया एक्स में इधर ही मानूंगा, तो क्या मैं उसी एक्स के लॉन्ग चल रहा हूँ? मेरा एक्स बदल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बदला। क्या ये 1D मोशन है? बिल्कुल 1D मोशन है। बोलेगा कि इसके हिसाब से तो एक्स वाई बदल रहे हैं, तो इसके हिसाब से बदलने दो ना, मैं तो एक लाइन में चल रहा हूँ ना, मुझे चलने के लिए किसी दूसरी तरफ लेफ्ट राइट में मुड़ ही नहीं रहा, तो ये तो मेरा 1D मोशन होगा ना।
अगर मैं एक ही लाइन के लॉन्ग चल रहा हूं तो मुझे तो इसी डायरेक्शन की बात है ना। अगर इस डायरेक्शन में तुमने कोई वेक्टर डिफाइन कर दिया ए वेक्टर, तो उसकी ए कैप, ये ए कैप फिक्स है, मैं अपनी डायरेक्शन में फिक्स हूं, मैंने अपनी डायरेक्शन बदली नहीं, तो मैं तो 1D में एक ही डायरेक्शन में चल रहा हूं ना, वो 1D मोशन कहलाएगा। समझ में आ गई क्या बात है? इस डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन है उसकी जो ए कैप होगी, इसकी ए कैप, ये तो फिक्स्ड है, वो तो फिक्स्ड है ना भाई। इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, मैं उसी डायरेक्शन में चल रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्शन बदली नहीं, तो तुम दो तीन डायरेक्शन कैसे बता सकते हो मेरे बारे में, मोशन के बारे में? मैं तो एक ही मोशन, एक ही डायरेक्शन में चला था ना। वो डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से हो सकता है आई और के कैप के हिसाब से कुछ अलग आ रही हो, लेकिन मेरी डायरेक्शन वही है मोशन की। समझ में आ गई क्या बात? मैं इसको नया एक्स एक्सिस मान लूंगा मेरा, तो एक्स और वाई भले ही किसी और के हिसाब से, किसी और ने एक्स वाई ऐसे बना रखे, तुमने एक्स वाई ऐसे बनाया, तुम बोलो मैं तो एक्स में चल रहा हूँ सिर्फ। या फिर अगर तुम इसी के हिसाब से देखो, ये ऑब्जर्वर भी बोलेगा कि भाई इसके हिसाब से 2D मोशन है क्या, इसका एक्स और वाई बदल रहा है, नहीं इसके हिसाब से 1D मोशन है, ये भी ये बताएगा कि देखो डायरेक्शन इसकी फिक्स है। ऑब्जर्वर जो बताएगा, ऑब्जर्वर ये पार्टिकल पी अगर मूव कर रहा है तो उसके बारे में बताएगा कि ऑब्जर्वर विल टेल कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो ए कैप है, मान लो इस डायरेक्शन में ए वेक्टर था, ए कैप इज फिक्स्ड, और ये डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो 1D मोशन होगा ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है पार्टिकल, दूसरी डायरेक्शन को जा ही नहीं रहा, तो 2D 3D कैसे हो सकता है? समझ में आ गई क्या बात? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1D? अगर एक ही लाइन में चल रहे हो तुम, लेफ्ट राइट मूव करे बिना, तुम आगे पीछे चल लो, घूम लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उसी लाइन के अलॉन्ग चल रहे हो तो वही तुम्हारी एक डायरेक्शन है, और वो तुम्हारा 1D मोशन कहलाएगा, चाहे तुम 3D में क्यों ना चल रहे हो। समझ में आई क्या बात? तुम इस लाइन के अलॉन्ग चल रहे हो, तुम्हारा लाइन का डायरेक्शन सेम है, लाइन का डायरेक्शन सेम है, तो ये 1D मोशन होगा। समझ में आई ये बात? इसी लाइन पे तुम लेफ्ट एंड राइट जा रहे हो, तुम उसको लेफ्ट और राइट इसको क्रॉस नहीं कर रहे हो, लाइन से बाहर नहीं जा रहे हो, तुम्हें दूसरे डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई क्या बात? इसलिए ये भी एक 1D मोशन होगा, कहीं भी चले जाओ, अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो वो एक 1D मोशन की तरह कंसिडर करा जाएगा, 2D मोशन नहीं होगा, चाहे एक्स वाई जेड तीनों बदल रहे हो। एक्स, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि एक्स वाई एंड जेड ऑल आर चेंजिंग, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से ये 0,0 थे, ये ए बी सी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, यहाँ पे आ गया, तीनों बदल गए, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर मैं इसको कोई वेक्टर बी बोलूँ, तो बी की जो डायरेक्शन है, बी कैप, डायरेक्शन होगा बी कैप इज नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग, तो इट विल बी 1D मोशन। समझ में आ गई बात? यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बदल रहे थे इसके हिसाब से, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही थी, एक ही जो भी डायरेक्शन फिक्स थी इसकी, आई कैप जे कैप से डिफाइंड होगी वो डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो डायरेक्शन उसकी फिक्स है, वो 1D मोशन है। उस डायरेक्शन से अगर वो लेफ्ट राइट मूव करेगा तब उसने डायरेक्शन चेंज करी है, तो तुम्हें दूसरी डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत है कि अब यार ये इसके अलॉन्ग भी गया है थोड़ा। समझ में आ गई क्या बात? क्लियर है चीजें? किस तरीके से तुम 1D मोशन डिफाइन करोगे? ठीक है, तो ये 1D मोशन होता है। और जब तक तुम एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, whenever you are moving in the same direction, whenever you are moving in the same direction, whenever we या फिर ऑब्जेक्ट मूव इन वन डायरेक्शन विदाउट टर्निंग, विदाउट टर्निंग, अगर तुम इधर चल रहे थे, यहाँ से इधर की तरफ ही चलते जा रहे हो, यू टर्न नॉट अलाउड, यू टर्न नॉट अलाउड, बिना घूमे तुम एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहे हो, तो यहाँ यही तो डिस्टेंस होगा और यही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। समझ में आई क्या बात? इफ़ वी आर मूविंग विदाउट टर्निंग देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट इफ वी हैव टर्न, बट इफ वी हैव टर्न, चाहे लेफ्ट राइट करूं, चाहे उसी लाइन पे मैं इधर जा रहा था, इसी लाइन पे मान लो मैं इधर आ गया, तो अब डिस्टेंस तो ये हो गई, ये तो बन जाएगी तुम्हारी डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यही बनेगा। समझ में आई क्या बात? अब इस केस में अगर तुमने टर्न करा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस केस में, टर्न में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से। समझ में आ गई क्या बात? दूसरा ये भी हो सकता है कि तुम चलते चलते इधर चले गए, तो ये तो पाथ लेंथ होगी तुम्हारी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यही बना, डिस्प्लेसमेंट यही बना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमेशा छोटी होगी ना। चाहे तुम उसी पाथ में तुम यूटर्न ले रहे हो, चाहे तुम लेफ्ट राइट कहीं वैसे घूम गए, तो भी तुम्हारे पाथ की लेंथ फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, ये तो शॉर्ट है नहीं, तो ये तो बड़ी होगी हमेशा लेंथ, तो पाथ लेंथ तो, इसलिए व्हेन वी आर टेकिंग टर्न तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा। तो अगर मैं हमेशा के लिए बोलूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कोई रिलेशन जो कि वैलिड होगा, तो बोलूँगा कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा।
और अगर टर्निंग नहीं हो रही है तो इक्वल होगा, और टर्निंग हो रही है लेफ्ट राइट या फिर यूटर्न जैसा भी टर्निंग हो तो फिर डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के केस। समझ में आ गई क्या बात? ये यार बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो तुम्हें समझने की जरूरत है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करी है, कैसे ऑब्जर्वर मोशन को देखेगा, कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आएंगी, कैलकुलेशन तो अभी हमने करी भी नहीं है। बट ये बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें तुम्हें समझ में आनी बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो नेक्स्ट क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्टेंस विस्टेंस तुम बता ही दोगे यार कि कहाँ चला है, वो तो सब तुम बेसिक क्वेश्चन कर ही लोगे अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आई हैं तो। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, और तब जाकर के हम इसमें थोड़े से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करेंगे। फिर तुम देखना तुम कितनी आसानी से चीज़ों को डील कर पाओगे, कितनी आसानी से तुम आंसर दे पाओगे। जो तुमने अभी तक चीज़ें रटी हैं वो किस किस लेवल तक तुम्हारे लिए ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो यार आज के लिए इतना ही। बस लास्ट में तुम्हारे लिए क्वेश्चन है मेरे पास में। ये क्वेश्चन तुम्हें करके आना है ना। इसका आंसर मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाई है तुम्हें चीज़ें। तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाना है। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। समझ में आई बात? और नेक्स्ट क्लास से जैसे थोड़ा बहुत हम पढ़ लेंगे वेलोसिटी वगैरह के बारे में, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वगैरह स्पीड वगैरह के बारे में, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिया करूंगा मैं। तुम्हें पता है कि मैं HCV, SBT, पाथफाइंडर और इरोडो, इन सबसे तो तुम्हें होमवर्क दूंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लासेस में इंक्लूड करूंगा जो जरूरी होंगे, बाकी मैं तुम्हें घर से करने के लिए दूंगा। और तुम्हारा जो कोचिंग मटेरियल है वहाँ से तुम्हें जो क्वेश्चंस करने होंगे वो खुद से करने होंगे। ये तो काम तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। कोचिंग मटेरियल क्योंकि तुम कौन से कोचिंग का फॉलो कर रहे हो वो तुम्हें ही पता है, तो वहाँ से क्वेश्चन तुम्हें ही छांटने होंगे। बाकी मैं इन सब से क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के फॉर्मेट में दिया करूँगा। आज कोई ज़्यादा खास होमवर्क था नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें समझी हैं कि कैसे मोशन होता है, क्या चीज़ें, कैसे पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं। तो उसके बेसिस पे तो सिर्फ यही होमवर्क है, ये तुम करके आना। और आसान सा क्वेश्चन, अगर तुमने चीज़ें क्लासेस अगर बेसिक्स अच्छे से समझे हैं तो ये आसानी क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये आसान उन्हीं के लिए जिन्हें बेसिक्स समझ में आते हैं। समझ में आई बात? तुम पूछ के देख लेना। तुम किसी भी अपने फ्रेंड से ले जा करके सीधा क्वेश्चन पूछना कि व्हाट इज 1D मोशन, वो फिर आंसर हम कल ही डिस्कस करेंगे। तुम्हें आता है ये मैं बता सकता हूँ, बाकी आंसर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यार आज के लिए बहुत है इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर तुम्हें लेक्चर अच्छा लगा हो, तुम्हें डिटेलिंग अच्छी लगी हो लेक्चर्स की, तो जरूर लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में लेक्चर को शेयर करना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ऐसे ही लेक्चर्स की अपडेट्स और नोट्स के लिए। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। डाउट्स के लिए तुम डाउट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अपना। 10:30 पे मैं लाइव डाउट डिस्कशन खुद करता हूँ। उसके अलावा 24/7 बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं, और जैसे मुझे समय मिलता है मैं भी आंसर रिप्लाई कर देता हूँ। कंप्लीटली फ्री कोर्स रहेगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। और इसी डिटेलिंग के साथ में प्रॉपर एडवांस लेवल की चीज़ें करवाऊंगा। तो नीट वाले बच्चे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जरूर देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। मटेरियल अपना उसी का कर ले। नीट वाले बच्चों को SCV से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अपना कोचिंग का मटेरियल और SCV बस। ठीक है, बाकी मैं होमवर्क एडवांस के हिसाब से दिया करूँगा, बच्चे जितना करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।